नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं जैसे नोट्स से फिर से आ चुका हूं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे इलेक्शंस पे बात। जी हां, मुस्कुराहट के साथ। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग इलेक्शंस के इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हैं एंड मेनली वो 97 करोड़ लोगों के लिए है जो इस बार वोट देने जा रहे हैं एंड उसमें भी वो 1.85 करोड़ लोगों के लिए है, यूथ के लिए है जो इस बार फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं। तो इलेक्शंस के इंपॉर्टेंस समझना उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इलेक्शंस के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व यानी 2024 का जनरल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं जो कि 7 फेजेस में कंडक्ट कराए जाएंगे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 फेज के इलेक्शन चल रहे हैं 7 स्टेट में 57 कंस्टिट्यूंसीज के लिए। तो इलेक्शंस के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर हमको इलेक्शंस को समझना है, इलेक्शंस के इंपॉर्टेंस को समझना है तो इलेक्शंस के ओरिजिन को समझना पड़ेगा। तो चलिए आइए इलेक्शंस के ओरिजिन को समझते हैं। एंशिएंट ग्रीस एंड रोम्स में रूलर्स एंड ऑफिशियल्स को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस करवाई जाती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एंशिएंट एथेंस में इलेक्शंस को ओलिगार्की की इंस्टीट्यूशन माना जाता था, यानी सिर्फ कुछ ही अमीर एंड शक्तिशाली परिवार तक ही सीमित था। यहाँ ज़्यादातर पॉलिटिकल ऑफिसेस को सॉर्टेशंस के थ्रू फिल किया जाता था। सॉर्टेशंस का मतलब जिसमें ऑफिस होल्डर्स को रैंडम लूट के थ्रू चुना जाता था। सबसे पहला रिकॉर्डेड पॉपुलर इलेक्शंस मेजॉरिटी वोट के साथ में हुआ जो कि स्पार्टा में 754 बीसी में हुआ। ये इलेक्शन स्पार्टा के एफर्ट्स के लिए था जहां सभी सिटीजन्स वोट कर सकते थे एंड पब्लिक ऑफिसेस होल्ड कर सकते थे। एथेंस जो कि साउथ ईस्ट ग्रीस में लोकेटेड है, जहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 508 सीई में क्लिस्थेंस के रिफॉर्म के बाद आया, जहां पे सभी सिटीजन्स को पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने का मौका मिला या राइट मिला। चोला एम्पायर में अराउंड 920 सीई में उत्थिरामेरौर यानी आज के दिन जिसको हम तमिलनाडु के नाम में जानते हैं, वहां पे कुडिवलाई नाम का सिस्टम यूज हुआ करता था, जिसमें पाम के लीफ में कैंडिडेट्स के नाम को लिखकर एक मड पॉट में डाला जाता था, जिसके बाद एक छोटे बच्चे के हाथों से विलेज के मेंबर्स को चूज करवाया जाता था। अब आते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की तरफ। इलेक्शंस का मॉडर्न कंसेप्ट 17th सेंचुरी यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के इमरजेंस के साथ में शुरू हुआ। इस समय रिप्रेजेंटेशन का नोशन ट्रांसफॉर्म हुआ और इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्शन और भी क्लियर हुआ और इंडिविजुअल को काउंट किया जाने लगा। ब्रिटेन में रॉटेनबोरो मूवमेंट एबोलिश करने के बाद इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्शन और भी ज्यादा क्लियर हुआ और इसका कल्मिनेशन रिफॉर्म एक्ट 1832 में देखने को मिली। अब गवर्नमेंट को अपने पावर को डिराइव करने के लिए गवर्न लोगों की कंसेंट लेनी पड़ती थी जो उस पर्टिकुलर एरिया एंड कंट्री में रहते थे। अब तक आप लोगों ने इलेक्शंस के ओरिजिन को समझ लिया होगा, यानी दुनिया में पहली बार इलेक्शंस कैसे स्टार्ट हुए थे, देन उसके बाद आगे चल के कैसे इवॉल्व हुए। अब बारी है इंडिया के इलेक्शंस के हिस्ट्री को समझने की, यानी इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस को समझने की। तो चलिए समझते हैं। ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्शन था जो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन था जिसमें दुनिया की 6ठी आबादी वोट देने जा रही थी। इससे ये इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन बन जाता है। उस समय देश की कुल आबादी 36 करोड़ 20 लाख थी और उसमें से 17 करोड़ 32 लाख लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस्ड में, यानी जो 21 ईयर्स के हैं या 21 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं, वो लोग अपने आप को वोट देने के लिए रजिस्टर करवाए, यानी इंडिया का हर दूसरा इंसान वोट दे सकता था। इस 17 करोड़ 32 लाख वोटर्स में से 45% औरतें थी जो वोट देने जा रही थी। इस समय इंडिया के कुल ओवरऑल वोटर टर्नआउट 45.7% थी और उसमें से सबसे ज़्यादा 80.5% केरला के कोटायम में देखने को मिली थी एंड सबसे कम 18% शहडोल यानी आज के मध्य प्रदेश से देखने को मिली थी। एंड अनएक्सपेक्टेडली ओडिशा के फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से हाई वोटर टर्नआउट देखने को मिली थी, जहां पे ट्राइबल लोग तीर एंड धनुष लेकर बूट कैंप आए थे वोट देने के लिए। इस इलेक्शन में कुल 1874 कैंडिडेट्स 53 पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे थे कुल 489 लोकसभा सीट्स के लिए। एंड इस इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 489 सीटों में से 364 सीटों के साथ में
जीत का ये ऐतिहासिक मुकुट अपने सर पे पहन लेती है एंड इसी के साथ में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। अगर बात हम इलेक्शंस की कर रहे हैं तो इलेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इलेक्शंस कितने टाइप्स के हैं ये भी समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस होते हैं ताकि लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे। कुल इलेक्शंस हमने 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो होता है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं वोट देकर, यानी जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, जो कि जिसको हम एमएलए के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं बाय इलेक्शंस पे। कभी कभी जनरल इलेक्शंस के बीच में एक सीट वैकेंट हो जाती है। उस सीट को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उसे बाय इलेक्शंस कहते हैं। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरफ। कुछ ही कंट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें लोग हेड ऑफ द स्टेट को चूज करते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास से। उसके बाद आ रहे हैं म्युनिसिपल इलेक्शन की तरफ। म्युनिसिपल इलेक्शंस जनरली लोकल लेवल्स में होती है। लोग वोट देकर मेयर्स एंड काउंसिलर्स को चूज करते हैं, जो आगे चल के सिटीज एंड टाउन्स को गवर्न करते हैं। अब आते हैं लोकसभा इलेक्शंस की तरफ। लोकसभा इलेक्शंस जनरल इलेक्शन जैसा ही इलेक्शंस होता है, जिसमें लोग डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स को वोट देके इलेक्ट करते हैं, जो आगे बढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाते हैं। रूल्स एंड लॉज जाके पार्लियामेंट में हम लोगों के लिए बनाते हैं। अब आते हैं राज्यसभा इलेक्शंस की तरफ। इंडिया में राज्यसभा इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स वोट देकर राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो जाके अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं। अब आते हैं पंचायत इलेक्शंस की तरफ। पंचायत इलेक्शंस नॉर्मली इंडिया में विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज को रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं या इलेक्ट करते हैं। इन सारे इलेक्शंस का गोल बस इतना है कि इस सारे लोगों को हर लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिल सके एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहे एंड डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर रहे। अब बारी आती है वीडियो के सबसे मेन पार्ट की, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस को समझने की। आखिरकार क्यों इलेक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, मेनली हमारे इंडिया के लिए, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और जिसे दुनिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानती है। तो चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन को। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस को समझने के लिए हमने इसे 7 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन में सबसे मेन पर्पस होता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप और मैं वोट देकर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, जो अलग अलग पार्टी से होते हैं। जो पार्टी जीतती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाती है एंड अपनी मैनिफेस्टोज इंप्लीमेंट करती है। सेकंड होता है एरिया रिप्रेजेंटेशंस। इलेक्शंस में हर ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, जैसे कि हमारे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिससे हर एक एरिया से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनता है। इस तरीके से पूरे देश की आवाज, पूरे देश की एरिया की आवाज देश के पार्लियामेंट तक पहुंचती है। अब बारी आती है चूजिंग गवर्नमेंट, यानी थर्ड पॉइंट की। इलेक्शन से हम गवर्नमेंट चुनते हैं। यूएसए में लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं वोट देकर, लेकिन जबकि इंडिया में लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, जो जाके फॉर द पार्लियामेंट में वोट देकर गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं। इसलिए कभी कभी इंडिया में लोग जिस गवर्नमेंट को वोट देते हैं वो गवर्नमेंट नहीं बनती है, या जो गवर्नमेंट बनती है वो लोगों के डायरेक्टली वोट से नहीं बनी होती है। अब बारी आती है लेजिटिमेसी की। इलेक्शंस कैंडिडेट्स एंड गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी देती है, जिससे लोगों का समर्थन उन्हें मिलता है। देन वो लोग जनता के, लोगों के बिहाफ में काम करते हैं। अब बारी आती है मैंडेट की। इलेक्शन से गवर्नमेंट को मैंडेट मिलता है, यानी अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने का, अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का अथॉरिटी मिलता है। अगर कभी कभी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो के बाद जाकर कुछ नई पॉलिसीज बनाती है, तो वहां पे उनके पास कोई स्पेसिफिक मैंडेट नहीं बचता है। अब बारी आती है अकाउंटेबिलिटी की। इलेक्शन से कैंडिडेट या गवर्नमेंट्स
अकाउंटेबल रहते हैं जनता के पास, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। ये जनता के हाथ में रहता है और उनके वो जो कैंडिडेट जीतते हैं उनके दिमाग में रहता है, अगर ये लोगों ने इस बार काम नहीं किया तो हो सकता है अगली बार जनता उनको हरा दे, वो हार जाएं। अब बारी आती है जॉब इंटरव्यू फंक्शन। इलेक्शंस एक तरीके का जॉब इंटरव्यू फंक्शंस है, जहां पे एक इंटरव्यू फंक्शंस है जिसमें हम कैंडिडेट्स को, जनता जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट्स को चूज करते हैं ये देखकर कि वो कैंडिडेट कितना कैपेबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है। ये देखकर जनता चूज करती है उन कैंडिडेट्स को। अब तक आप लोगों ने ओरिजिन ऑफ इलेक्शन से लेकर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अगर इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं एंड इलेक्शंस के प्रोसीजर को नहीं समझा, कैसे इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं ये नहीं समझा, तो अब तक वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए लगे हाथ इलेक्शंस कैसे इंडिया में कंडक्ट कराए जाते हैं ये भी समझ लेते हैं। पहले इलेक्शन स्टार्ट होता है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल के साथ में। इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट होती है सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करने से। इसमें फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन से लेकर पोलिंग डेट्स, काउंटिंग डेट्स सारे के सारे मेंशन होते हैं। अब टाइम आता है फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन की। कैंडिडेट को अपने नॉमिनेशन के पेपर्स रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ के पास फाइल करने होते हैं। हर कैंडिडेट को एटलीस्ट 2 वोटर का समर्थन होना चाहिए जो उसी एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। सारे कैंडिडेट को ओथ लेना पड़ता है एंड जो कैंडिडेट्स लोकसभा से लड़ना चाहते हैं उनको 25,000 एंड जो कैंडिडेट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से लड़ना चाहते हैं उनको 10,000 रुपीज एज ए सिक्योरिटी भरनी पड़ती है। अब टाइम आता है इलेक्शन कैंपेन्स की। अब शुरू होता है कैंपेन पीरियड। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं जिसको ईसीआई ने बनाया होता है। उसके बाद कैंपेनिंग चलता है। लोग जो कैंडिडेट्स हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपने अपने जो लोग हैं वहाँ के वोटर्स हैं उन तक जाते हैं, ट्रैवल करते हैं एंड उनको कन्विंस करते हैं कि आप उनको वोट दें। उसके बाद कैंपेनिंग को बंद करना पड़ता है वोटिंग डे के 24 आवर्स के पहले। अब आते हैं पोलिंग ऑफ वोट्स की तरफ। पोलिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक वोटिंग चलती है। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में की जाती है। भले ही पहले बैलेट पेपर एंड बॉक्सेस से करी जाती थी, देन उसके बाद जब वोटर अपना वोट दे देता है उसके हाथ में एक इंडेलेबल लिंक यानी एक बिना लिखने वाला, आसानी से बिना लिखने वाला इंक लगा दिया जाता है कि वो दोबारा आके वोट ना दे सके। उसके बाद आता है काउंटिंग ऑफ वोट्स का दिन, जिस दिन काउंटिंग ऑफ वोट्स कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के प्रेजेंस में होती है आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर के सुपरविजन में। देन उसके बाद जब वोट के काउंटिंग खत्म हो जाती है रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ आकर बाहर आके रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हम इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्शंस कौन कौन लड़ सकता है एंड इलेक्शंस लड़ने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, अगर ये नहीं जाना तो बात ऐसा हो जाएगा कि गाड़ी खरीद लिया है लेकिन गाड़ी चलाना नहीं आता। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि कब कौन कौन सा क्राइटेरिया फिल करने पर आप इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं या इलेक्शंस लड़ने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारे क्राइटेरिया को। सबसे पहले अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, इंडिया में लड़ना चाहते हो, तो आपको इंडियन होना पड़ेगा। देन उसके बाद बात आती है एज की। अगर आप लोकसभा के लिए लड़ रहे हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए लड़ रहे हो तो आपका एज एटलीस्ट सबसे ज्यादा मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए या 25 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर आप राज्यसभा के लिए लड़ रहे हो तो आपका एज एटलीस्ट सबसे कम में 30 ईयर्स होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप लोकल लेवल में पंचायत इलेक्शंस या म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए लड़ रहे हो तो आपका एज एटलीस्ट 21 ईयर्स होने चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोगों ने इलेक्शंस के सारे पोर्शंस को कवर कर लिया है, चाहे वो ओरिजिन ऑफ इलेक्शन हो या इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस हो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शंस हो या इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं
वो हो, या इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है वो हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। सो आई होप गाइस आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। एंड अगर इस वीडियो से आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक इलेक्शंस के ऊपर, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, जिससे हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्त, फ्रेंड्स एंड कलीग्स को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, हमको मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।